नमस्कार दोस्तों, उत्तम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों के लिए हमारे जो सेमेस्टर 6 का एग्जाम होने वाला है, फाइनल स्नातक के लिए सेमेस्टर 6 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर पेपर 13 का हम लोग अध्याय दूसरा देख रहे हैं। कोर पेपर 13 का हम लोग अध्याय दूसरा देख रहे हैं। उसमें हम लोग आज देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद से आने वाले जितने भी प्रश्नों हैं उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? पहला तो लोकतांत्रिक और दूसरा समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद दो शब्दों के मेल से बना है, लोकतांत्रिक और समाजवाद। इसका कहने का मतलब यह है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा, प्रजा के द्वारा जो स्थापित किया गया और समाज की भलाई के लिए, समाज के दृष्टिकोण से, समाज के नैतिकता के लिए उपयोग में लाने के लिए जो विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है, जो विचारधारा बनाया गया है, जो विचारधारा विकसित हुई है, उस विचारधारा को हम लोग क्या बोलेंगे? उस विचारधारा को हम लोग बोलेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें लोगों के कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में क्या किया गया है, सोचा गया है। जैसे कि इससे पहले के अध्यायों में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे के पहले के सेमेस्टरों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विचारधाराएं एक साम्यवादी विचारधारा हुआ करती थी और एक उदारवादी विचारधारा हुआ करती थी। हम लोगों को दो विचारधाराएं देखने के लिए मिलती थी। कौन कौन? एक साम्यवादी विचारधारा और एक उदारवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा और एक उदारवादी विचारधारा। हम लोग जानते थे कि साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स, एंजिल जैसे बड़े बड़े विद्वान थे। जबकि उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा में किनको? पूंजीपतियों को क्या किया जाता था? सामर्थ्य प्रदान किया जाता था। साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है कि साम्यवादी विचारधारा पूरे समाज के लिए सभी प्रकार की, जैसे कि हम लोग एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग रूस में देखते थे, रूस में क्या होता था? साम्यवादी विचारधारा का जब प्रतिपादन किया गया था, जब 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति होने के बाद लुई 16वां जब शासन कर रहे थे, लुई 16वां शासन कर रहे थे, शासन उनका अत्याचार क्या हो गया था? वहाँ के जो प्रजा है उनके ऊपर उनका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो जो कर का प्रणाली था, वो कर का प्रणाली अपने विभागों को 3 स्टेट में बांट दिया था। पहला तो पादरी वर्ग होते थे, दूसरे क्या होते थे? पहला पादरी वर्ग होते थे, दूसरा कुलीन वर्ग होते थे और तीसरा में आम नागरिक हुआ करते थे। तो पादरी और कुलीन वर्गों को कर देना नहीं पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे जो आम नागरिक होते थे उनको अत्यधिक मात्रा में कर देना पड़ता था। और पादरी लोग चर्च में क्या करते थे? कर इकट्ठा करते थे। इससे वहां के नागरिकों में क्या हो गया था? असंतोष पैदा हो गया था। इसी असंतोष के कारण वहां के सभी पुरुष और महिलाएं लुई 16वां के खिलाफ टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए थे और उनको क्या कर दिए थे? उनके स्थान से हटा दिया गया था, राजा के पद से हटा दिया गया था और वो क्या कर लिए थे? आत्महत्या कर लिए थे, फांसी लगा लिए थे। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रूस में साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन हो गया कि समाज के सभी लोगों को, मतलब कि समाज का विकास होना चाहिए, पूरा देश का विकास होना चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति के विचार को ना देखकर क्या देखते थे? पूरे देश के विकास को देखते थे। अगर कृषि भी करना है तो कृषि के लिए सभी जमीनों को क्या कर लिया गया था? एकत्रित कर लिया गया था और किसी का कोई जमीन नहीं हुआ करता था। सभी को क्या करते थे? एक ही जमीन में खेती करते थे और उनके पारिश्रमिकी के हिसाब से क्या मिलता था? उनको मेहनताना मिलता था और देश को विकास के राह पर ले जाया करते थे। और जितने भी उद्योग है सब किसके हाथ में चला जाता था? शासक वर्ग के हाथ में चला जाता था, राजा के हाथ में चला जाता था। मतलब कि जितने भी कार्य का अधिकार है वो किसके पास था? एक राजा के पास या शासक के पास, जो शासन चलाता था उसके पास था। वो जैसा कहता था वैसा ही क्या होता था? वो होता था। तो साम्यवादी, ये क्या होता था? हम लोगों का साम्यवादी विचारधारा था। और ये क्या था? उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा को हम लोग पूंजीपति विचारधारा भी बोलते हैं। पूंजीपति विचारधारा में क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग हमेशा क्या चाहते हैं? इनकम कमाना चाहते हैं, आय को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते थे? मजदूरों से अधिक पारिश्रमिकी करवाते थे, उनको कम वेतन देते थे। इससे रिलेटेड वो अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते थे। इस विचारधारा को हम लोग क्या बोलते थे? उदारवादी विचारधारा। तो इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच में एक नया विचारधारा का प्रतिपादन हुआ। कब ये विचारधारा का प्रतिपादन हुआ? जब
1848 ईस्वी में, जब 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और नॉर्मन एंजिल्स ने, कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की, साम्यवादी घोषणा पत्र का ऐलान किया। उसके बाद से हम लोगों का एक लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा उत्पन्न होने लगी। उसके बाद से ही लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी मतलब कि समाज के सभी के लिए कल्याण के दृष्टिकोण से सोचे जाने वाले विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये समाजवाद ऐसा होना चाहिए कि लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए। किसके द्वारा चुना जाना चाहिए, लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए और उनकी सहमति से चुना जाना चाहिए, ना कि उनके ऊपर बल प्रयोग करके या किसी प्रकार का लोभ या प्रलोभन देके प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय कहाँ हुआ। तो सर्वप्रथम लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय कहाँ हुआ था, हम लोगों का इंग्लैंड में हुआ था। और लोकतांत्रिक समाजवाद का घर किसको बोला जाता है, इंग्लैंड को बोला जाता है। जैसे 17वीं शताब्दी में, जैसे 17वीं शताब्दी में पार्लियामेंट जो संसद होता है उसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। 17वीं शताब्दी में पार्लियामेंट जो संसद होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। उसी तरह 20वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय भी कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। क्यों इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ से हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ बहुत सारे क्या थे, श्रमिक वर्ग था, बहुत सारा औद्योगिक था। तो यहाँ पे श्रमिक वर्ग और पूंजीपतियों वर्ग में क्या बहुत ज्यादा हम लोगों को अंतर दिखाई देने के लिए मिलता था, खाई दिखाई देने के लिए मिलता था। तो वो लोग क्या किए, वही लोग आके श्रमिक क्रांति की क्या की, उद्घोषणा की और वो लोग आगे बढ़कर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की। वही लोग क्रांति की शुरुआत किए थे। और इंग्लैंड से उत्पन्न होने के बाद यह क्रांति पूरे विश्व में फैल गई। यह विचारधारा ब्रिटेन, भारत सभी जगहों में फैल गई, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा का बात करते हैं। क्या करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा का बात करते हैं। तो परिभाषा क्या है, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से, ना कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से, ना कि बल के द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। जैसा कि हम लोग परिभाषा से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब कि दोनों शक्तियों को क्या करना, बंटवारा करना, दोनों शक्तियों का केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, एक केंद्र की ओर उसका आकर्षित करना। तो हम लोग केंद्रीकरण ना करके क्या करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे, उनका क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। जैसे राज्यों के बीच में, देश के सभी राज्यों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में और सभी संस्थाओं के बीच में, जैसे नगर पालिका, नगर निगम और जैसे भर्ती करने के लिए भर्ती आयोग, जैसे बहुत सी संस्थाएं होती है। जैसे अगर भारत में हम लोग देख ले उदाहरण के तौर पे, तो राज्य को कुछ अलग शक्ति प्रदान है, देश को कुछ अलग शक्ति प्रदान है, नगर निगम है तो कुछ उसको अलग शक्ति प्रदान है, पंचायत है तो उसको कुछ अलग शक्ति प्रदान है। अगर कोई नियमावली बनाने वाला कोई संस्था है तो उसको क्या है, अलग शक्ति प्रदान है। इन सभी शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये विकेंद्रीकरण कैसा होना चाहिए, तो जन सहमति की सहायता से होना चाहिए। मतलब कि उनमें सभी कोइयों का सहमति होना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबका क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, ना कि बल प्रयोग करके उनको झुठला के या फिर उनको कोई प्रलोभन दे के सहमति नहीं करना चाहिए। न्यायपूर्ण तरीके से, जो नियम बोलता है, जो हम लोगों का संविधान के अकॉर्डिंग होता है, उसके तरीके से क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये परिभाषा दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। हम लोग क्या देखें, हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है इसके बारे में देख चुके हैं। हम लोग देखें लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय कहाँ से हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग इसकी परिभाषा भी देख चुके हैं, लोकतांत्रिक
समाजवाद को अगर हम लोगों को परिभाषित करना हो तो हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं, हम लोग ये भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में समाजवाद का विकास कैसे हुआ, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास कब से होना प्रारंभ हुआ। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास 1929 ईस्वी के लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन, लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में शुरू हुआ। भारत में समाजवाद का विकास कब हुआ? 1929 ईस्वी के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में शुरू हुआ। यहाँ से पहले सभी लोग क्या चाहते थे? देश के सभी नागरिक स्वराज्य चाहते थे, लेकिन 1929 के सम्मेलन के बाद क्या हुआ? 1929 के कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन के बाद सभी कोई लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या करने लगे? आशा करने लगे, जो क्या हो? लोक कल्याणकारी हो, लोगों के लिए क्या हो? कल्याण देने वाला हो, ऐसी विकास की वो लोग क्या करने लगे? मांग करने लगे। तो भारत में समाजवाद का विकास कब शुरू हुआ? 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में शुरू हुआ। अब हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत। लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों का पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल सिद्धांत, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोधी। जो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विचारधारा है, ये विचारधारा पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करता है। क्या करता है? पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों का लोकतांत्रिक समाजवाद है वो ये नहीं कहता कि हमेशा पूंजीवाद का विकास हो जाए, अमीरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, गरीबी क्या हो जाए? एकदम कम हो जाए। अगर अमीरों के पास पैसा हो तो करोड़ों में पैसा हो और गरीबों के पास खाने के लिए भी ना मिले, वो इस बात का कभी तर्क नहीं देता। वो क्या बोलता है कि समाज के सभी नागरिकों के पास क्या होना चाहिए? उचित पारिश्रमिकी होना चाहिए, उनको जीवन सुखी से व्यतीत करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। और ये यह भी बोलता है कि जो व्यक्ति जिसके पास क्या है कि जो श्रम अधिक करता है, जिसके पास बुद्धि कुशलता अधिक है, उसको थोड़ा ज्यादा पारिश्रमिकी मिलना चाहिए। मतलब ये बोलता है हम लोगों को कि पूंजीवाद तो होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जो कि राज्य को अपना दास ना बना ले, राज्य को अपना गुलाम ना बना ले। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़ा फैक्ट्री के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, जो कि राज्य के पास या राष्ट्र के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो वो पैसा का दुरुपयोग करके क्या बोलेगा? राष्ट्र को कि हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, तुमको ये करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद का ये कहना है कि पूंजीपतियों के पास उतना ही पूंजी होना चाहिए जितना कि वो राज्य को दास ना बना सके, राज्य को अपना गुलाम ना बना सके। दूसरा क्या है? साम्यवादी। साम्यवादी कहने का मतलब यह है कि सभी संस्थाओं को अपने अंदर केंद्रीयकरण कर लेना। मतलब कि जितने भी संस्था है, जितने भी काम होंगे, सब किसके माध्यम से होने चाहिए? राष्ट्र के माध्यम से होने चाहिए। तो ऐसा भी लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं करता है, कहता है इसका भी वो क्या करता है? विरोध करता है। वो कहता है कि पूंजीवाद भी होना चाहिए और समाजवाद भी होना चाहिए। मतलब कि दोनों के बीच का जो स्थिति होता है वो उस स्थिति को क्या करता है? अपनाने की चेष्टा करता है। जैसे कि साम्यवाद में क्या होता है? कृषि करने के लिए सभी जमीनों को मिला दिया जाता है, तो ऐसा ना करके सभी स्कूलों को सार्वजनिक कर दिया जाता है, सभी बड़े बड़े उद्योगों को सार्वजनिक कर दिया जाता है। लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं किया जाता है। समाजवाद में उद्योगों को प्राइवेट रखा जाता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या होता है? उनका दृष्टिकोण होता है लोक कल्याणकारी। उद्योगों से जो उत्पादन है वो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ना होकर क्या होना चाहिए? लोगों के कल्याण करने के दृष्टिकोण से होना चाहिए। वहाँ श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए, श्रमिकों को क्या होना चाहिए? उचित मेहनताना मिलना चाहिए। उनको क्या मिलना चाहिए? उनको छुट्टी मिलना चाहिए, 8 घंटे काम का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह अधिकारों का वो क्या करता है? समर्थन करता है। इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोगों का लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या करता है? पूंजीवाद और साम्यवाद, मतलब कि उदारवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करता है। हम लोग दूसरा देखते हैं, सर्वाधिकारवाद का विरोध और प्रजातंत्र का उपासक। सर्वाधिकारवाद का विरोध और प्रजातंत्र का उपासक। सर्वाधिकारवाद मतलब कि जितने भी अधिकार है वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था के पास हो, इसका भी वो क्या करता है? विरोध करता है। जैसे कि साम्यवाद में होता है। क्या होता है साम्यवाद में? कि जितने भी शक्ति है वो राष्ट्र के पास आ जाती है और जितने भी जो राष्ट्र बोलेगा वही होगा। लेकिन हम लोगों का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या बोलता है कि जितने भी शक्ति हैं वो किसी एकल हाथ में ना होना चाहिए, बल्कि शक्तियों का क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए और शक्तियों का उपभोग सभी कोई लोगों के कल्याण के लिए करे। किसके लिए करे? लोगों के कल्याण के लिए करे।
और यह क्या है, प्रजातंत्र का उपासक। प्रजातंत्र का उपासक मतलब कि ये जो भी काम करे ये लोगों के कल्याण के लिए करे, लोगों का हित समझ के ही करे। अगर फैक्ट्री में काम भी करवा रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, उचित मेहनताना देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोगों का दूसरा क्या था, सर्वाधिकारवाद का विरोध और प्रजातंत्र का उपासना। तीसरा हम लोग देखते हैं मानव एक नैतिक प्राणी है। मानव एक नैतिक प्राणी है। इससे पहले हम लोग क्या जानते थे, उदारवाद और साम्यवाद में मानव को एक आर्थिक प्राणी घोषित किया गया था। मानव को एक आर्थिक प्राणी माना गया था। आर्थिक प्राणी कहने का मतलब ये कि मानव क्या है, सिर्फ धन कमाने का एक मशीन था। वो क्या करता था, सिर्फ पैसा कमाता था, उसके अंदर प्रेम, भातृत्व नाम का कोई चीज नहीं होती, उनके अंदर कोई भावना नहीं होती थी, ये माना जाता था। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद क्या बोलता है कि मानव क्या है, एक नैतिक प्राणी है। क्या है, मानव एक नैतिक प्राणी है। नैतिक प्राणी कहने का मतलब कि मानव के पास भी क्या है, प्रेम है, भावना है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, काम कर सकता है। वो सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए काम नहीं करता है, वो अपने विवेक के अनुसार भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अगर उसको कुछ छूटें प्रदान की जाए, अगर उसको भावना, उसको सोचने समझने की क्षमता प्रदान की जाए तो वो क्या कर सकता है, अधिक उत्पादन कर सकता है। वो क्या बन सकता है, एक मानव संसाधन बन सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेस बन सकता है। इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा तर्क दिया गया है लोकतांत्रिक समाजवाद में कि मानव एक आर्थिक प्राणी ना हो के क्या है, मानव एक नैतिक प्राणी है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, भातृत्व है, प्रेम की भावना है, इन सभी भावनाओं का समावेश है उनके अंदर। अगला पॉइंट है हम लोगों का धर्म और नैतिकता पर आधारित। क्या है, धर्म और नैतिकता पर आधारित। जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या है, धर्म और नैतिकता पर आधारित है। मतलब कि धर्म का वो क्या करता है, पालन करने के लिए बोलता है, सभी धर्मों को समान रूप से पालन करने बोलता है। ये यह नहीं कहता कि वह तुम सभी धर्मों में जैसे कर्म कांड होता है, जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा वगैरह कर्म कांड थे, वो कर्म कांडों का क्या करता है, ये विरोध करता है। लेकिन धर्म का क्या करता है, ये अनुपालन करता है। जैसे कि भारत क्या है, विभिन्न धर्मों से मिलकर बना है। हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पाए जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ पाए जाते हैं, सिख धर्म के लोग भी यहाँ पाए जाते हैं। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो धर्म और नैतिकता पर आधारित है। इसमें ना तो काला गोरा का भेदभाव होता है, ना तो धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव होता है। बस कर्म कांडों का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वर्ग संघर्ष की उपेक्षा। वर्ग संघर्ष की उपेक्षा लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद में वर्ग संघर्ष की उपेक्षा। जैसे कि हम लोग क्या देखते थे, पूंजीपति वर्ग में क्या होता था, पूंजीपति वर्ग में जो पूंजी वाले लोग होते, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता था, और जो श्रमिक वर्ग होते थे उनके पास बहुत कम पैसा होता था। उनके बीच का जो डिफरेंस होता था वो खाई बहुत अधिक बढ़ जाता था। तो उनके बीच में क्या होता था, हमेशा अक्सर वर्गों का लड़ाई शुरू हो जाता था कि जो श्रमिक वर्ग थे वो पूंजीपति वर्ग के क्या हो जाते थे, विरोध करना शुरू कर जाते थे, और विरोध के द्वारा क्या करते थे, वो आंदोलन करते थे, जिससे उद्योगों का काम ठप हो जाता था और उत्पादन क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। अगर वर्गों के बीच संघर्ष होगा, दो वर्गों के बीच लड़ाई होगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है, वर्गों की संघर्ष का उपेक्षा करता है और सामंजस्य स्थापित करने में विश्वास करता है। क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने में। अगर लड़ाई कहीं पे दो वर्गों के बीच हो रहा है तो जो कमी बेसी हो रहा है उसके अंदर सामंजस्य स्थापित करना है और उस लड़ाई को क्या करना है, सुलझाने के अंदर विश्वास करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम लोगों का अगला पॉइंट क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बौद्धिक स्वतंत्रता। लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ क्या देना चाहिए, बौद्धिक स्वतंत्रता भी देना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग जो अधिक ज्यादा परिश्रम करते हैं, जिनके पास बुद्धि ज्ञान कौशल अधिक है, उनका आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, कुछ ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ बौद्धिक स्वतंत्रता, उनको अपनी बुद्धि स्वविवेक के अनुसार कार्य करने के लिए क्या मिलना चाहिए, स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने विवेक का और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके किसी भी देश को विकसित देश के राह में ले जाने में क्या कर सके, महत्वपूर्ण योगदान निभा सके। अगला विचारधारा क्या कहता है, अगला विचारधारा है अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थक। अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थक कहने का मतलब ये कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर
प्रजा का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, संसद के सदस्यों को चुन के संसद में भेजते हैं, तो वो जितने भी कार्य करते हैं वो उनको क्या होना चाहिए, लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, लोगों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए कि जो पैसा या जो बजट खर्चा हो रहा है उसका हिसाब क्या है, ये जवाबदेही होना चाहिए। किसको, तो प्रजातांत्रिक लोगों को क्या होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण पर बल। राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण पर बल। जैसे कि साम्यवाद में क्या होता था, सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता था, सभी चीजें एक राष्ट्र के अंतर्गत आ जाते थे और राष्ट्र के अंतर्गत सभी का क्या समावेशन किया जाता था और उसका राष्ट्र के अनुसार उसका अनुपालन होता था। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण का बल, मतलब कि समाज की दृष्टिकोण से समाज को जो अच्छा हो उसके ऊपर बल दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई उद्योग है, कोई उद्योग को अगर हम लोग राष्ट्रीयकरण करते हैं तो वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण से देखेगा। लेकिन समाजीकरण क्या होगा, समाजीकरण से वो श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं उसके हित के बारे में समझेगा, जो लोगों को जिस चीजों की आवश्यकता है उस चीज का क्या करेगा, वो उत्पादन करेगा। मतलब कि समाज की जो आवश्यकता होगा उसके ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़े, फोकस करना पड़े। ये हम लोगों का अगला पॉइंट था, राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल। अगला हम लोग देखते हैं निजी संपत्ति को स्थान करने के स्थान पर उसे सीमित करने का समर्थन। निजी संपत्ति को समाप्त करने के स्थान पर उनका सीमित करने का समर्थन। ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो निजी संपत्ति है, जो व्यक्ति अपना निजी संपत्ति कमाता है उसको एकाएक खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सीमित स्तर पर रखना चाहिए, इतने स्तर पर रखना चाहिए कि वो क्या कर सके, राज्य को अपना दास ना बना सके, राज्य को अपना गुलाम ना बना सके। इतने स्तर पर क्या रखना चाहिए, निजी संपत्ति को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के पास बुद्धि अधिक है, स्वविवेक अधिक है, वो परिश्रम ज्यादा करता है, तो उसको क्या निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, उसको निजी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए ये जो हम लोगों का लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या करता है, निजी संपत्ति को समाप्त करने नहीं बोलता है। जैसे कि समाजवाद क्या करता था, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए और जितने भी संपत्ति है वो क्या हो जाएगी, सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगी। तो ये ना हो कि क्या होगा, जो हम लोगों का निजी संपत्ति वो संपत्ति तो होगा लेकिन उतना ही स्तर पर हो कि जितना अपने राज्य को दास ना बना सके, गुलाम ना बना सके, इतना ही स्तर पर निजी संपत्ति को होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना पर बल। वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण के बारे में ही वो क्या करे, सोचे, हर दृष्टिकोण से लोगों का क्या हो, कल्याण हो, चाहे गरीब श्रमिक वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे पूंजीपति वर्ग का हो, सभी के कल्याण के लिए सोचने वाले राज्य, सोचने वाली विचारधारा को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा बोलेंगे। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विश्व शांति की धारणा। क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, विश्व शांति की धारणा। विश्व शांति की धारणा जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत के ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा है, वो विश्व शांति की धारणा को नहीं मानना चाहता, वो क्या कर रहा है, हमेशा सीमा पर चीन और पाकिस्तान सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है, विश्व शांति की धारणा करता है। वो दो राष्ट्रों के बीच या दो राज्यों के बीच कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, कभी लड़ाई नहीं करवाना चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो विश्व है दो भयंकर विश्व युद्धों से क्या हो चुका है, गुजर चुका है। इसीलिए हम लोगों को एक ऐसी विचारधारा को मानना चाहिए, विचारधारा का प्रतिपादन हो रहा है जो विश्व में शांति की स्थापना करे, सभी लोग मिलजुल कर क्या करें, भाईचारे की दृष्टिकोण से रहे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विश्व शांति की धारणा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विश्व शांति की धारणा बोलेंगे। चलिए हम लोग देख चुके हैं, हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि लोकतांत्रिक समाजवाद के गुणों के बारे में देख चुके हैं। बहुत से अच्छे अच्छे गुण हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद के कुछ क्या है, कुछ विरोध में भी तर्क दिए गए हैं। जो पूंजीपति, जो उदारवादी विचारधारा को, जो साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसके विरोध में तर्क देते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इसको भी, इसके विरोध में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या दिया जा सकता है, नैतिक दृष्टि से अनुचित।
नैतिक दृष्टि से अनुचित, कहने का मतलब है कि ये संसार है, ये संसार में सभी लोग समान नहीं है, सभी लोग क्या है, समान नहीं है, चाहे उनके शरीर के अनुसार से, परिश्रम के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, बल के अनुसार से, इन सभी के अनुसार से क्या है, सभी लोग समान नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि सभी लोगों को समान होना चाहिए, सभी लोगों के ऊपर बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको क्या मिलना चाहिए, जो जिसका बुद्धि ज्यादा होगा उसको अधिक फल मिलना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में जो काम नहीं करता है, जो आलस से बैठा रहता है, उसको भी उतना ही मिलेगा, जो दिन भर खट के मर जा रहा है काम करके, उसको भी उतना ही मिलता है। तो ये क्या है, अनुचित है। ये क्या दिया जाता था, इसके विरोध में पहला तर्क दिया जाता था कि नैतिक दृष्टि से क्या है, यह अनुचित है। दूसरा तर्क क्या है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, यह त्रुटिपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण। जैसे हम लोग देखें कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत अधिक है, वो अपना बुद्धि का प्रयोग करके क्या करता है, अधिक काम करता है, अधिक धन इकट्ठा करता है। और इतना वो धन इकट्ठा नहीं कर सकता, वो धन इकट्ठा करके क्या करेगा, वो अपनी निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहेगा, वो अपने आने वाले भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना चाहेगा। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद ये करने से क्या करता है, रोकता है, ये करने से मना करता है कि निजी संपत्ति का ज्यादा अधिकतर तौर पे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तर्क है। जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करेगा उसको काम नहीं, उसको भी उतना ही मिलेगा, जो परिश्रम नहीं करेगा उसको भी उतना ही मिलेगा। तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम ज्यादा परिश्रम करें, ज्यादा खटे, वो नहीं चाहेगा। तो दूसरे व्यक्ति की तरफ वो भी क्या करेगा, आलस्य से अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा। और जो मानव संसाधन बनते हैं वो मानव संसाधन नहीं बन पाएंगे और उसका उपयोग हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, काम में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। काम क्या होता है, काम में बहुत अधिक प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट डालेगा, ज्यादा एफर्ट डालेगा काम करने के लिए, वो ज्यादा अच्छा तरीके से काम करने का कोशिश करेगा। अगर वो सोचेगा कि हम काम पैसा मिलेगा ही नहीं तो हम काम काहे करेंगे, काम करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, काम करने से उससे कोई फायदा नहीं लगेगा, तो वो काम को आलस्य से बिता देगा। अगला हम लोग देखते हैं नौकरशाही का विस्तार। क्या देखते हैं, नौकरशाही का विस्तार। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इसमें जैसे कोई लोग सरकारी नौकरी या कोई जॉब में चले जाते हैं, जॉब में चले जाने के बाद जितने भी अधिकार है नौकरशाही वर्गों के पास चला जाता है। और नौकरशाही में हम लोग क्या देखते थे, लाल फीताशाही देखते थे, लेट लतीफी देखते थे, काम को लटकाने का, काम को दूर करने का या काम से बचने का प्रयोग किया जाता है। जिनका एक बार नौकरी लग जाता है वो क्या करते हैं, लाल फीताशाही अपनाते हैं, मतलब कि शाही की तरह जाएंगे और बस किसी ना किसी तरह से क्या करना है, काम को टाल देना है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में नौकरशाही का क्या होगा, विस्तार होगा। अगर नौकरशाही का विस्तार होगा तो लाल फीताशाही बढ़ेगा, लेट लतीफी बढ़ेगा, कामों को लटकाने का तरीका बढ़ेगा, कामों को वो लोग लटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं एक बार हम लोग ब्यूरोक्रेसी में घुस जाते हैं तो इससे बाहर निकलना आसान नहीं, इससे उनको बाहर आसानी से नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए वो क्या करते हैं, काम को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, काम को वो अपने मन के अनुसार मनगढ़ंत तरीके से बनाते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अपने काम के रूटीन का हवाला देकर करे, चाहे और किसी चीज का हवाला देकर करे, लेकिन क्या करते हैं, लेट लतीफी करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के विरोध में ये सभी तर्क दिए जा सकते हैं, नैतिक दृष्टि से अनुचित, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, नौकरशाही का विस्तार। इस तरह हम क्या देखें, इस तरह हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद के विरोध में तर्क देख चुके हैं। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, इससे हम लोग इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में क्या देख सकते हैं, सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न से अगर हम लोगों का 4 या 5 प्रश्न बनते हैं तो इन सभी टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए चारों पांचों प्रश्नों का क्या दे सकते हैं, हम लोग उत्तर दे सकते हैं। तो चारों पांचों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो में जो पॉइंट या जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक को क्या कर ले, नोट कर ले। और यही टॉपिक से लोकतांत्रिक समाजवाद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करने के लिए जो पॉइंट बताया गया है वो पॉइंट को लिखिएगा और पॉइंट लिखने के बाद जो डिस्कशन किया गया है उसके बारे में जो विस्तार से बताया गया है उस विस्तार को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में क्या कीजिएगा, कुछ लिखने का प्रयास कीजिएगा। यह पॉइंट तो यही रहेगा लेकिन
जो लिखने का शैली होगा वो लिखने का शैली क्या होना चाहिए, आपके अपने भाषा में होना चाहिए। इन सभी पॉइंटों को देखते हुए इतना ही पॉइंट हम लोग इस चैप्टर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को फटाफट शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कोई भी ऑनर्स की तैयारी करनी है तो क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। उस सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।